तो हेलो बच्चों, हम लोग अगले पार्ट में आ चुके हैं जो हमारा पार्ट नंबर 3 हो सकता है, जिसमें हम लोगों ने पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। और जो हमारा लास्ट टॉपिक था पाचक ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथियाँ, आंतरिक ग्रंथियाँ, अग्नाशय और यकृत। क्या आप लोगों को पता है ये सारी ग्रंथियाँ हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में, मतलब कि भोजन को पचाने में मदद करती हैं। मतलब जैसे कि हम लोगों ने अमीबा के केस में देखा था कि अमीबा भी भोजन को क्या करती है, इंजेशन करती है, फिर उसको खाने के बाद डाइजेशन करती है, उसके बाद क्या करती है, ठीक है ना, डाइजेशन मतलब कि उसको पाचन करती है, पाचन करने के बाद अवशोषण करती है, अवशोषण के बाद हम लोग देखे थे बहिक्षेपण करता है, मतलब जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ पे भी पहुँचाता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये 5 प्रोसेस को हम लोगों ने देखा था। पहला जो हमारा प्रोसेस था वो अंतःग्रहण था, ठीक है ना, अंतःग्रहण था, आप लोगों ने देखा है, ठीक है ना, ठीक है ना। अंतर्ग्रहण हम लोगों को देखे तो अंतःग्रहण था हमारे लोगों का, ठीक है ना। और दूसरा क्या था हमारा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्बिशन, एसिमिलेशन, ठीक है ना, एक्सक्रीशन, ठीक है ना, ये सारे प्रोसेस देखे थे। और इन केस ऑफ अमीबा में भी हम लोगों ने यही देखा था। हम लोगों ने देखा था कि जो एनिमल्स हम लोगों ने देखा था कि जो एनिमल्स भोजन को, ठीक है ना, ठीक प्रकार से अगर डाइजेस्ट करते हैं या विषम पोषी पोषण वाले होते हैं, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। होलोजोइक का मतलब होता है प्राणी संभोजी, और प्राणी संभोजी अपने भोजन को 4 तरीके से खाते हैं। अंतःग्रहण हो गया, और दूसरा क्या हो गया, पाचन, ठीक है ना, मतलब खाने के बाद हमारे शरीर में जाता है पाचन। जब पाचन हम लोग करते हैं तो ये हमारी पाचक ग्रंथियाँ काम में आती हैं, हमारी लार ग्रंथियाँ काम में आती हैं, हमारी जठर ग्रंथियाँ काम में आती हैं, आंतरिक ग्रंथियाँ काम में आती है, अग्नाशय, ठीक है ना, यकृत, ये सब हमारे पाचन में क्या करते हैं, काम में आते हैं। पाचन करने के बाद हमारा जो शरीर होता है उसको अवशोषण कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषण, मतलब पचे हुए भोजन को हमारे बॉडी में अवशोषण हो जाता है। अवशोषण होने के बाद एसिमिलेशन होता है, मतलब कि जहाँ पर हम लोग अपने भोजन को पचाए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण, ठीक है ना। तो हम लोग अपने भोजन को क्या करते हैं, स्वांगीकरण करते हैं, मतलब जहाँ पे हम लोगों को ज़रूरत होती है वहाँ पे हम लोग इस भोजन को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, मतलब प्रयोग में लेकर के आते हैं, स्वांगीकरण करते हैं। इसके बाद आता है हमारा बहिक्षेपण, ठीक है ना। क्या आता है, बहिक्षेपण, मतलब मल त्याग भी जिसको हम लोग बोलते हैं, बहिक्षेपण, ठीक है ना। और हम लोग अपने भोजन को क्या कर देते हैं, जो भोजन हमारे शरीर में पचता नहीं है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहिक्षेपण बोलते हैं। तो अंतःग्रहण हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है ना। तो अंतःग्रहण करने से हम लोगों की बाकी सारी चीज़ें नहीं कंप्लीट होती हैं। अंतःग्रहण करने के बाद पाचन में क्या क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे मनुष्य में पाचन तंत्र। आप कहेंगे सर जी पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं, लार ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है, जठर ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं, आंतरिक ग्रंथियाँ, अग्नाशय, इन सब का काम क्या है। तो जब हम पाचन करने जाएंगे मोस्टली इसको पहले ही बताना चाहिए, लेकिन नहीं, ठीक है ना, 2-2 बार या 2-2 टर्मोलॉजी को एक ही जगह एक्सप्लेन करना ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जब भोजन को पाचन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग ग्रंथियों के बारे में देख लेंगे, और फिर हम लोग क्या कर लेंगे इसको, और भी बाकी चीज़ों को हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। हमारे अगर एनसीईआरटी लेवल को देखा जाए, एनसीईआरटी में क्या है सर जी, तो एनसीईआरटी में ज़्यादा डिस्कस नहीं है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मोर डिस्कशन कर रहा हूँ, एनसीईआरटी में सारी डिस्कशन नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आगे पीछे एनसीईआरटी से होना पड़ता है, तो जो कि हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी 5 प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे, भोजन को इंजेशन करेंगे, फिर पाचन करेंगे। तो हम लोग पाचन से चीज़ों को देखेंगे, ठीक है ना। हम लोग पाचन को देखने जा रहे हैं, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो पाचन जो होता है, मनुष्यों में पाचन देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं 2-3 तरह से। एक तरह से नंबर पहला, अगर पाचन हो रहा है, ठीक है ना, अगर पाचन हो रहा है तो पाचन में जैसे कि आप लोग कहेंगे सर जी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 2 तरह से होते हैं पाचन के लिए, ठीक है ना, पाचन, ठीक है ना, पाचन जीवों में, ठीक है ना। तो पाचन जो होगा जीवों में वो हम लोग 2 तरह से देख सकते हैं। एक देख सकते हैं एक कोशिकी में, किसमें, एक कोशिका में, ठीक है ना। एक कोशिका जो हमारे सामने है, ठीक है ना। तो एक कोशिका में पाचन किस तरीके से हो सकता है, ठीक है ना, एक कोशिका में, ठीक है ना, एक कोशिका में किस तरह से पाचन हो सकता है, ठीक है ना। एक कोशिकीय जंतु,
हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय जंतुओं में, ठीक है ना। और दूसरा पाचन जो हो जाएगा हमारा बहुकोशिकीय में, ठीक है ना, बहुकोशिकीय में, ठीक है ना, बहुकोशिकीय में, ठीक है ना, बहुकोशिक, ठीक है ना, बहुकोशिका में। तो ये जो प्रोसेस है पाचन में, ठीक है ना, तो पाचन ना लिख करके अगर हम लोग अपना एक टॉपिक पाचन का जो होता है, हम लोग नंबर पहला टॉपिक ले लेते हैं, पाचन से पहले का टॉपिक ले लेते हैं इंजेशन। इंजेशन, इंजेशन का मतलब होता है अंतःग्रहण, ठीक है ना, अंतःग्रहण, ठीक है ना। तो अंतःग्रहण आप कहेंगे कि अमीबा जो होती है हमारी, ठीक है ना, अमीबा में, ठीक है ना, अंतःग्रहण कैसे होता है, अमीबा में अंतःग्रहण कैसे होता है। देखो, अमीबा के पास मुख नहीं होता है, अमीबा के पास क्या नहीं होता है, मुख नहीं होता है। तो वो किस तरीके से अंतःग्रहण करती है। हम लोगों ने देखा था कि अमीबा एक झूठा कूटपाद का निर्माण करता है, उसके पास मुख नहीं होता है, ठीक है ना। वो अपने सेल से, ठीक है ना, कूटपाद का निर्माण करता है, जिसे हम लोग झूठा पैर भी बोले थे। क्या बोले थे, झूठा पैर। और उस झूठे पैर से अपने कोशिका के शरीर पर क्या कर लेती है, फूड पार्टिकल्स को बिटोर के अपने शरीर के अंदर कर लेती है। तो ये हो जाता है इसका अंतःग्रहण करने की प्रक्रिया। ये कौन करता है, अमीबा करती है। कुछ पैरामीशियम के केस में देखा जाता है, वो भी अपने सेल के सरफेस से क्या कर लेती है, अंतःग्रहण कर लेती है, ठीक है ना, जो एक कोशिकीय जंतुओं में हो जाता है। और बहुकोशिकीय जंतुओं में देखा जाए तो मुख पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मुख। क्या करने के लिए, अंतःग्रहण करने के लिए। एक कोशिका में कोशिका के सरफेस से होता है, कोशिका के सतह से होता है, कोशिका के सतह से क्या होता है, ठीक है ना, अंतःग्रहण होता है। किससे होता है, कोशिका के सतह से अंतःग्रहण होता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग लिख लें तो अमीबा को जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना, तो अमीबा हमारा क्या करता है, अंतःग्रहण करता है, और वो भी एक कोशिका में और कोशिका के सतह से। बहुकोशिकीय में मुख पाया जाता है, जैसे कि मेढक हो गए, ठीक है ना, मनुष्य हो गया, ठीक है ना, इस सब में क्या पाया जाता है, मुख पाया जाता है, ठीक है ना, मेढक, ठीक है ना, और मनुष्य हो गए। ये सारे लोगों में अगर देखा जाए पाचन, तो हम लोग देखेंगे कि एक विशेष प्रकार का माउथ पाया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, इसमें पाचन कंप्लीट होता है। तो बच्चों यहाँ पे मोस्ट अगर तरीका देखा जाए तो ये अंतःग्रहण करने की प्रक्रिया हो गई, ठीक है ना। और दूसरी जो प्रक्रिया होती है, और वो दूसरी प्रक्रिया है अंतःग्रहण, और दूसरा हमारा क्या आता है, पाचन। तो पाचन भी आप लोग कहेंगे कि सर जी पाचन, हाँ, पाचन दो तरीके से देखेंगे। नंबर पहला, एक कोशिका में पाचन कैसे होता है, एक कोशिका में पाचन किस तरीके से होता है, ठीक है ना, एक कोशिका में। और दूसरा बहुकोशिका, जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है ना, बहुकोशिका में पाचन किस तरीके से होगा। तो बच्चों फिर मैं वही बात डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। एक कोशिका जो होगी, देखो एक कोशिका में जो पाचन होता है, ठीक है ना, ध्यान से समझने की बात है। एक कोशिका में जो पाचन होता है वो क्या हो सकता है, बता सकते हैं। ये सेल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, सेल के अंदर होता है। अंग्रेजी में अगर बोला जाए तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोला जाता है। मतलब कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब ये होता है, ठीक है ना, कि अंतः कोशिका पाचन। क्या बोलेंगे, अंतः कोशिका पाचन, मतलब कोशिका के अंदर पाचन हो रहा है, कोशिका, अंतः कोशिका पाचन, ठीक है ना। जैसे कि अमीबा, क्या, अमीबा। अब आप लोग सोचेंगे कि सर अंतः कोशिका पाचन का मतलब हो गया, अमीबा के पास आप लोग जानते हैं कि एक ऐसे कोशिका होती है, तो एक ही कोशिका है। अब इस कोशिका के अंदर, इस कोशिका के अंदर, ठीक है ना, पाचन हो रहा है। वही फूड को जब इंजेक्शन कर लिया तो एक कोशिका के अंदर पाचन हो रहा है। तो जब कोशिका के अंदर पाचन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः कोशिका पाचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतः कोशिका पाचन बोलते हैं। दैट्स क्लियर। अब आप लोग कहेंगे सर जी बहुकोशिकीय पाचन कैसे होगा। देखो, बहुकोशिकीय पाचन में हम लोगों ने देखा था कि एलिमेंट्री कैनाल, मतलब आहार नाल था हम लोगों के पास। आहार नाल जो है, आहार नाल एक खाली जगह है ना, वो कोशिका नहीं है। बच्चों ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। वो एक ऐसा खाली विंड पाइप है, एक अपना पाइप की तरह से कल्पना करना, ठीक है ना, पाइप की तरह से कल्पना करना, ठीक है ना। अब ये देखो, जैसे कि अगर हम मार्कर को अगर खाली कर दें, ठीक है ना, मार्कर को अगर हम खाली कर दें तो इस मार्कर में हम लोग देख सकेंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि ये है, तो अब ये मार्कर है, तो मार्कर में बीच वाला जो जगह आप देख रहे हैं खाली है। तो इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या, हमारा आहार नाल है। तो आहार नाल के बीचों बीच डालना है, सेल के अंदर नहीं डालना है। भोजन को हम लोग आहार नाल के बीच में डालना है। मतलब कि हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है ना, कि हम लोग कर क्या रहे हैं पाचन के तौर पे,
जैसे कि हम लोग उसी में, जैसे कि होता नहीं है कि हम लोग क्या करते हैं, भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग भोजन का बनाने के लिए हम लोग चावल लेते हैं, चावल में पानी डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, मसाला डाल देते हैं, और एक बर्तन में भोजन क्या हो जाता है, पक जाता है। पकने के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो हमारा शरीर क्या करता है, एलिमेंट्री कैनाल में, मतलब आहार नाल में भोजन को हम लोग डाल देते हैं। अब भोजन को डालने के बाद जो हम लोग देखे थे कि जितनी सारी ग्रंथियां होती है ना, ये ग्रंथियां मिल करके उस भोजन को पचाने के लिए, ठीक है ना, मतलब सरल, जटिल से किस में बदलने के लिए, सरल में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाचक ग्रंथियों से हम लोग उसमें क्या करते हैं, हर चीज़ों को डालते हैं। अब डालने के बाद अब वो हमारे आहार नाल में क्या हो जाता है, वो छोटे छोटे पार्टों में टूट जाता है। मतलब जटिल से वो किस में टूट गया, सरल। किस में टूट गया, जटिल से सरल। मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो गया, प्रोटीन में चेंज हो गया। कैसे चेंज होता है इसको अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो वो चेंज कर देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अंतः कोशिका पाचन नहीं हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य कोशिका पाचन। क्या बोलते हैं, बाह्य कोशिका पाचन, ठीक है ना। बाह्य कोशिका पाचन मतलब कोशिका के अंदर नहीं हो रहा, कोशिका के बाहर हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बाह्य कोशिका पाचन कहते हैं। जैसे मनुष्य, ठीक है ना, मनुष्य हुआ, मेढक हुआ, बहुत सारे जीव हैं, जैसे कि शेर हुआ, ठीक है ना, बहुत सारे जो जीव हैं वो कोशिका के अंदर नहीं करते हैं, मतलब कोशिका के बाहर करते हैं, ठीक है ना। कहाँ करते हैं, कोशिका के बाहर करते हैं। बच्चों लाइट लाइट थोड़ा सा चला गया तो मैकेनिज्म है, हिल जाता है। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो बाह्य कोशिका पाचन होता है, ठीक है ना, मतलब कोशिका के बाहर जब पाचन होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य कोशिका पाचन बोलते हैं। ऐसे लिखते हैं, बाह्य, आधा यह रहता है, ठीक है ना, बाह्य कोशिका पाचन, जैसे कि मनुष्यों में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य कोशिका पाचन बोलते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कि बाह्य कोशिका पाचन जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया, बार बार उसी चीज़ को डिस्कस करना। अंतः कोशिका पाचन, ठीक है ना, कोशिका के अंदर पाचन हो रहा है, कोशिका के बाहर नहीं पाचन हो रहा है, ठीक है ना। कोशिका के अंदर, कोशिका के बाहर, मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, और ढेर सारे जीव जो हैं वो क्या करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मोस्टली पाचन, बहुकोशिका में पाचन की बात कर रहे हैं। किस में बात कर रहे हैं, बहुकोशिका में पाचन की बात कर रहे हैं। तो देखो, हम लोग बहुत ही होशियार प्राणी हैं, चाहे बंदर हुआ, चाहे डॉग हुआ, चाहे कैट हुआ, या फिर कोई भी जीव हुआ। तो कहेंगे सर जी हम लोग बहुकोशिका वाले हैं, तो हम लोगों ने, ठीक है ना, हम लोग कैसे पाचन करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बहुकोशिका में हम लोग सारी कोशिका के बारे में बात नहीं करते हैं, सारे जंतुओं के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग सीधे मनुष्य के बारे में पाचन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अंतःग्रहण हो गया, अभी पाचन पे ही चल रहा है। बहुकोशिका में हम लोग उठाएंगे किसको, मनुष्य में। हम लोग देखेंगे मनुष्य में पाचन कैसे होता है, किसमें, मनुष्य में कैसे पाचन होता है। तो आप लोग कहेंगे सर जी मनुष्य में पाचन, हाँ, मनुष्य में पाचन कैसे हो सकता है। तो आप लोगों को हम बता दें कि मनुष्य में जो पाचन होगा, ठीक है ना, मनुष्य में जो पाचन होगा वो किस तरह से हो सकता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, आप लोग जब मनुष्य में पाचन करते हैं तो पहले ही दो तरह से पाचन होगा। कहेंगे सर जी दो तरह से पाचन, हाँ बच्चों, पाचन दो तरीके से होता है, ठीक है ना। पहला जो पाचन होता है, ठीक है ना, वो यांत्रिक पाचन होता है। आप कहेंगे यांत्रिक पाचन भी होता है, हाँ यांत्रिक पाचन होता है, ठीक है ना। यांत्रिक पाचन मतलब क्या होगा कि हम किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, ठीक है ना, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो उसको हम लोग यांत्रिक प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम लोग भोजन को मुंह में लिए तो हम लोग अपने दांतों से, टीथों से, डांटों से, इंसीजियर, कार्नियर, प्रीमोलर, मोलर, इन सब चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, चबा रहे हैं, कूच रहे हैं। तो कूचना एक तरह से क्या हो गया, यांत्रिक पाचन हो गया। कहेंगे सर जी माउथ में यांत्रिक पाचन होता है, हाँ बच्चों, माउथ में क्या होता है, यांत्रिक पाचन होता है। अब कहेंगे और कहाँ पे यांत्रिक पाचन होता है, हाँ, ये कि यांत्रिक पाचन हमारा मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं यांत्रिक प्रक्रिया ही हम बोल सकते हैं। जैसे कि हमारी जो भोजन को निगलते हैं तो हमारा जो ये यहाँ का प्रोसेस था, ठीक है ना, मतलब कि गले से लेकर के, ग्रासनी से लेकर के ग्रास नलिका में एक गति होती है जिसको हम लोग क्रमाकुचन गति बोलते हैं। कौन सी गति बोलते हैं, क्रमाकुचन गति। और ये क्रमाकुचन गति के द्वारा ही हम लोग जब भोजन को निगल लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग घोंटना बोलते हैं, जब हम लोग निगल जाते हैं तो क्रमाकुचन गति के द्वारा ही हमारा जो भोजन होता है वो कहा जाता है, अमाशय में जाता है। कहा जाता है, अमाशय में। तो आप लोग बोलेंगे सर जी मतलब यांत्रिक पाचन दो जगह हो सकता है, एक ग्रास नली में हो सकता है और दूसरा कहाँ हो सकता है, हमारे माउथ में। दो ही जगह यांत्रिक पाचन होगा। आप लोग सही समझ रहे हैं कि यांत्रिक पाचन दो ही जगह हो सकता है, ठीक है ना। एक हमारा माउथ में हो सकता है और दूसरा हमारा ग्रास नली में हो सकता है,
ठीक है ना। एक तरह से यांत्रिक पाचन की प्रक्रिया भी हम लोग देख सकते हैं और या समझ सकते हैं। तो कहेंगे सर जी मतलब पाचन दो तरीके से हो सकता है, कौन कौन सा? पहला अगर बच्चों बता दें तो ये पहला जो होता है यांत्रिक पाचन हो जाता है, ठीक है ना। पहला क्या हो जाता है? यांत्रिक पाचन। और दूसरा हमारा हो जाता है रासायनिक पाचन, जिसको हम लोग यांत्रिक को भौतिक भी बोल सकते हैं, भौतिक पाचन, क्योंकि इसमें कोई भी रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं? कूचते हैं, कूचते, ठीक है। जैसे कि आप लोग चाय बनाते वक्त अदरक को कूचते हैं मोटल और पिस्टल में। सर जी मोटल और पिस्टल क्या होता है? खूननी, जानते हैं ना, भोजपुरी में बोला जाता है, ठीक है ना। उससे हम लोग कूच करके क्या करते हैं? उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एक तरह से कैसा हो गया? भौतिक पाचन। और दूसरा हमारा जो होता है रासायनिक, कौन सा होता है? रासायनिक पाचन, ठीक है ना। तो रासायनिक पाचन में अगर हम लोग देखेंगे तो जिसमें केमिकल की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी? केमिकल की जरूरत पड़ेगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक पाचन बोलते हैं। तो भोजन को, ठीक है ना, या भौतिक पाचन में क्या हो गया आप समझ गए। पहले मुख से कूचना, माउथ में होगा, मुख में होगा, मुख गुहा में होगा, ठीक है ना। मुख गुहा में हम लोग क्या करते हैं? कूचते हैं भोजन को, क्या करते हैं? कूचना। मुख में भोजन को क्या करना? कूचना। एक तरह से कैसा पाचन है? भौतिक पाचन है। दूसरी चीज है मुख गुहा में कूचना, ठीक है ना। और दूसरा जो हो गया, ठीक है ना, दूसरा हम लोग ग्रास नली के थ्रू उसको क्या करते हैं? निगलते हैं। क्या करते हैं? निगलते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? निगलना। एक तरह से भौतिक पाचन में ही आ जाता है, ठीक है ना। अब जब ये निगलते हैं, और तीसरा जो हो गया हमारा ग्रास नली के द्वारा क्रमाकुचन गति किया जाता है। किसके द्वारा? ग्रास नली। अरे मुख, मुख गुहा, ग्रासनी, फिर ग्रास नली। तो इसमें कौन सी गति होती है? क्रमाकुचन गति होती है। कौन सी गति होती है? क्रमाकुचन। अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है ना, पेरिस्टलाइसिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टलाइसिस। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना, कि ये सब भौतिक पाचन हो सकते हैं। मुख गुहा में कूचना, कूचने के बाद हम लोग भोजन को क्या बना देते हैं? बोलस बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बोलस। अब कहेंगे सर जी ये क्या होता है? रियली अगर बोला जाए, ठीक है ना, तो मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोगों को देखने पे ऐसा लग रहा होगा कि सर का तबीयत ख़राब है। हाँ, तबीयत ख़राब है, बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं दवा खा कर, ठीक है। आप लोगों का पेपर आ गया है, तो कुछ करके हम लोग बोलस बना देते हैं। तो सर आप कहेंगे कि बोलस क्या होता है? ठीक है ना, बोलस, ठीक है ना। तो बोलस जो होता है, जब हम लोग भोजन को कूच करके, ऐसे समझ लेते हैं बोलस क्या होता है। भोजन को हम लोग कूचते हैं, कूच कूच करके जब हम लोग हमारे माउथ में ग्रंथियां पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां जो पाई जाती हैं, जब भोजन को कूच कूच करके लार ग्रंथियों और भोजन को दोनों को मिला लेते हैं, तो एक गोल सा लुगदी बन जाता है, जिसको हम लोग बोलस बोलते हैं। और उस लुगदी को ही जब हम लोग निगल लेते हैं, ठीक है ना, तो वो जो लुगदी होता है वो एक तरह से मुख गुहा में हुआ है, और उसको निगल लिए। निगलने के बाद क्रमाकुचन गति के द्वारा, ठीक है ना, अमाशय में चला गया। तो वही भोजन जो अमाशय में चला गया, उस भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम। कल्पना करिए भोजन को खाए, कूचे, लार ग्रंथियां लार के साथ मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद गोल सा बन गया बोलस, और वो गया अमाशय में, HCl डाला गया। डालने के बाद वो पतला हो जाता, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और वो क्या बन जाता है? काइम बन जाता है। कहाँ बन जाता है? काइम। तो ये हमारा भौतिक पाचन हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा आता है रासायनिक पाचन। कौन सा पाचन आता है? रासायनिक पाचन आता है। तो बच्चों रासायनिक पाचन में अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, क्या हो सकता है रासायनिक पाचन में? बहुत तबीयत खराब है बच्चों, तो ठंडी में बाहर कम घूमिए, ऑनलाइन क्लास ज़्यादा प्रेफर करिए, पढ़ाई करिए बढ़िया से। लेकिन जैसे ही ठंडी ख़त्म होता है, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करिए, पढ़ाई करिए, क्योंकि ऑफलाइन इज़ द बेस्ट पॉलिसी ऑफ स्टडीज़, ठीक है ना। कितना भी कम्युनिकेट बना लिया जाए ऑनलाइन, ठीक है ना,
बट ऑफलाइन का पढ़ाई जो होता है वो कुछ और ही रंग लाता है बच्चों, हकीकत बता रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ आप अपने टीचर से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, डाउटों को दूर कर पाएंगे। जितना डाउट हम दूर कर दे रहे हैं, ठीक है ना, उतने डाउट हो सकता हो सारे बच्चों के लिए ना होता हो, ठीक है ना, कुछ बच्चों के लिए कुछ रह जाता हो, तो वो क्लास में डिस्कस कर लें टीचर्स, या क्लास में हमसे ही डिस्कस कर लो, बता देंगे, ठीक है ना। क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हम लोग चला रहे हैं, ठीक है ना। तो हम नहीं कह रहे हैं कि पूरे का पूरा डाउट आप लोगों का यहीं दूर हो जाता होगा, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन या फिर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा आता है रासायनिक पाचन। रासायनिक पाचन कहेंगे सर रासायनिक पाचन क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, जो रासायनिक पाचन होता है, अगर आप लोगों को बताएं तो स्टार्ट करिए अब अपने माउथ से, मुख गुहिका में। और मुख गुहिका से हम लोग पाचन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग मुख गुहिका में चलते हैं, मुख में, और देखते हैं यहाँ पे रासायनिक पाचन क्या होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे मुख गुहिका, पाचन देख रहे हैं हम लोग, रासायनिक पाचन हेडिंग तो डाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुख गुहिका, ठीक है ना। मुख गुहिका, पर छोटी मात्रा ही, का पराग मात्रा का, गुहिका, मुख गुहिका, मुख गुहिका, ठीक है ना, में, ठीक है ना, पाचन। तो आप लोग एक चीज को प्रेफर करिएगा, और वो मुख गुहिका का अगर हम लोग देखेंगे कि मुख गुहिका में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को हम बता दें मुख गुहिका में, ठीक है ना, तो मुख गुहिका में अगर देखा जाए तो कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जो मैं आप लोगों को दिखा दूं, ठीक है ना। और ये ग्रंथियां होती हैं, दिखा आप लोगों को, ठीक है ना, मनुष्य में लार ग्रंथियां। तो मुख गुहिका में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा ये कर्ण पूर्व ग्रंथियां हैं, ठीक है ना। और अधोजिह्वा ग्रंथियां हैं, अधोहनी ग्रंथियां हैं, ठीक है ना, मसल ग्रंथियां हैं। आप लोगों को जिह्वा दिख रहा होगा, मुख गुहिका दिख रहा होगा, ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। मनुष्य में लार ग्रंथियां, और ये अपने बुक में बना ले, ठीक है। धन्यवाद। अब देखो, हम लोग फिगर में देखेंगे कर्ण पूर्व ग्रंथियां जो होती है, मतलब कर्ण से पहले जो ग्रंथियां होती हैं यहाँ पे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण पूर्व ग्रंथियां बोलते हैं। कौन सी ग्रंथियां बोलते हैं, कर्ण पूर्व ग्रंथियां बोलते हैं, मतलब कान से पहले ही पाया जाता है, जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कर्ण पूर्व ग्रंथियां बोल रहे हैं, ठीक है ना। और एक हमारा यहाँ पे आपको कभी कभी यहाँ पे आपको सूजन हो जाता है, गलसूना सभी लोग का बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सूजन हो जाता है, यहाँ की भी तो आपकी ग्रंथियां ही है, ठीक है ना। ज़्यादा लार और सिक्रेशन होने के कारण ये ग्रंथियां फूल जाती हैं, तो सभी लोग कहते हैं कि ऐसा इन्फेक्शन की वजह से भी ये फूल जाता है, सूजन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कि यहाँ पे भी हमारी पाई जाती है, जिसे हम लोग अधोहनी ग्रंथियां बोलते हैं। और यहाँ पे पाई जाती है जो गाल में, चिक में जो पाई जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण पूर्व ग्रंथियां बोलते हैं। और यहाँ पे अधोहन, और एक जिह्वा के नीचे पाया जाता है, आप लोगों ने फिगर में देखा होगा, जीभ के जस्ट नीचे पाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधोजिह्वा ग्रंथियां बोलते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था मसल ग्रंथियां भी होती हैं, वाटरहन नलिकाएं होती हैं। वाटरहन नलिकाएं जो होती है, जहाँ से हम लोगों मतलब पाचन रस क्या होते हैं, निकलते हैं, कामन पथ है, ठीक है ना, दो लोगों का, ठीक है ना। पहला यहाँ पर का भी और जिह्वा का भी, दोनों आकर के आपके जस्ट जीभ के नीचे आकर के दोनों ही क्या होती हैं, मिलती हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बता दिए कि मुख गुहिका में पाचन में अगर हम लोग ग्रंथियां देखेंगे, मुख गुहिका में जो पाचन ग्रंथियां होती है 3 तरीके से होती है, जो फिगर में आप लोगों ने देख चुके हैं, तो फिगर से अपना नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब ये जो पाचन ग्रंथियां होती हैं, तीनों ग्रंथियां मिला करके क्या निकालती हैं, पाचन रस निकालती है। क्या निकालती हैं, पाचन रस निकालती हैं। और ये जो रस होता है, ठीक है ना, ये पाचन रस जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, पाचन रस। और ये पाचन रस क्या करती है, हमारे माउथ में
अगर आप लोगों को बता दें तो पाचन रस जो होता है हमारे माउथ में, ठीक है ना, कई तरीके से एंजाइम, मैं आपको एक बार शॉर्ट वीडियो में भी बनाया था और जिसमें आप लोगों को दिखाया था कि जो पाचन ग्रंथियां होती हैं इसमें लाइसोजाइम पाया जाता है और अल्फा एमाइलेज पाया जाता है। दो चीज़ें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? एक अल्फा एमाइलेज पाया जाता है, ठीक है ना, एमाइलेज पाया जाता है, ठीक है ना। जो अल्फा एमाइलेज करता क्या है, ठीक है ना, जो स्टार्च को, किसको, स्टार्च को किस में चेंज कर देता है, कार्बोहाइड्रेट में, C6H12O6 ग्लूकोज में चेंज कर देता है, सॉरी किस में चेंज कर देता है, ग्लूकोज। अब जैसे कि हम लोग भोजन खाते हैं तो जब ज़्यादा देर तक लिए रोटी या चावल कूचते हैं तो हम लोगों को मीठा लगने लगता है। ये कारण यही है कि अल्फा एमाइलेज किस में चेंज करती है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज मोस्टली देखा जाए तो मीठा लगता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में अल्फा एमाइलेज जैसे कि चावल हुआ, हमारे माउथ में ही डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ स्टार्ट हो जाता है? माउथ में ही डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग हिंदी में अगर लिखें तो मड होता है और प्लस जल, स्टार्च को ही मड बोलते हैं, जल, अल्फा एमाइलेज, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग ऐसे ना लिखें तो हम लोग लिख लेते हैं लार, ठीक है ना, लार में टाइलिन, ठीक है ना, लार में टाइलिन, ये भी बोल सकते हैं लार में टाइलिन, ठीक है ना। टाइलिन नाम की एंजाइम होता है जो पीएच मान 6.8 पे एक्टिव होता है। पीएच मान माउथ का मतलब जो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, पीएच मान होता है, ठीक है ना, वो 6.8 होता है। 7 जो होता है जल का होता है और ये 6.8 मतलब एसिडिक नेचर हुआ। कौन सा नेचर हुआ? एसिडिक मतलब अम्लीय, ठीक है ना, अम्ल अम्ल अम्ल, ठीक है ना, एसिडिक नेचर का होता है। और ये भोजन को किस में बदल देता है? शर्करा में बदल देता है। किस में बदल देता है? शर्करा में। और शर्करा हम लोगों को कैसा लगता है? मीठा लगता है। शर्करा कैसे लगता है? मीठा। तो ये जो हमारा टाइलिन होता है, ठीक है ना, टाइलिन शर्करा में चेंज कर देता है जिसका पीएच मान 6.8 होता है। और दूसरा हमारे लार में एक चीज़ और पाया जाता है जिसका नाम है, ठीक है ना, जिसका नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है? लाइसोजाइम, ठीक है ना। तो जो दूसरा चीज़ होता है हमारे लार में ही, कहाँ पे? लार में, ठीक है ना। दो चीज़ें, पहला ये काम होता है, टाइलिन जो होता है ये मड और प्लस जल, मड मतलब स्टार्च, स्टार्च मतलब चावल, चावल रोटी, इन सब चीज़ों को क्या करता है? जल के साथ मिक्स करके शर्करा में बदल देता है। और दूसरा हमारा जो होता है लाइसोजाइम, क्या होता है? लाइसोजाइम, ठीक है ना। लाइसोजाइम जो होता है हमारा, ये क्या करता है? बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। किसको मारने का काम करता है? बैक्टीरिया, ठीक है ना। बैक्टीरिया, जैसे कि भोजन के साथ हम खाना खा रहे हैं ना, तो खाने में बैक्टीरिया आ सकती है। हमारे हाथ में भी ढेर सारे बैक्टीरिया होती है जो कि हम लोग बचपन से जान रहे हैं, ठीक है ना। और ये बैक्टीरिया जो होता है हमारे माउथ में जीवाणुओं को मारने का भी काम करता है। जीवाणु, बैक्टीरिया को अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जीवाणु बोलते हैं। जीवाणुओं को मारने का काम करता है, मार के ख़त्म, नष्ट। और ठीक है ना, तो जीवाणुओं को ये मार दिया, ख़त्म है कहानी, ठीक है ना। अब आप लोग सोचेंगे सर जी मुख में पाचन दो ही तरह से हो गया, मतलब एक आपने थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर लिया और थोड़ा सा आपने लाइसोजाइम के बारे में बता दिया। हाँ, यही दो चीज़ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही दो चीज़ बराबर पूछा जाता है पेपर में। तीसरी होती है ग्रास नली। ग्रास नली में अगर हम लोग पाचन देखेंगे तो एंजाइम इसमें अनुपस्थित होते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्रमाकुचन गति के कारण भोजन आगे की ओर धकेला जाता है। मतलब कि अगर देखा जाए तो इसमें कोई पाचक ग्रंथियाँ नहीं होती हैं, ठीक है ना। और इसमें अगर हम लोग एक चीज़ देखें, ठीक है ना, तो कुछ टॉपिक को, तो इसमें कोई पाचक ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं। दूसरा, पहला हो गया मुख गुहिका में, दूसरा ग्रास नली में। किसमें? ग्रास नली में। तो ग्रास नली में अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रास नली जो होती है हमारी, और ये जो ग्रास नली होती है, ग्रास नली में, ठीक है ना, कोई भी ग्रास नली में किसी भी प्रकार का या कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। एक ग्लोबुलर सेल पाया जाता है जो भोजन को सरकाने में मदद करता है कि भोजन आसानी से नीचे चला जाए, आमाशय में चला जाए, बस उसी के लिए एक पाया जाता है, ठीक है ना। और वही सिर्फ इसमें पाया जाता है और कुछ खास ग्रास नली में नहीं पाया जाता। अब हम लोग आ जाते हैं अमाशय में। अमाशय, ठीक है ना। अमाशय हम लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, जे शेप का अमाशय होता है। इसके कई पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, शेषाग्र, ठीक है ना। ये चार पार्ट किसके होते हैं?
अमाशय के, एनर्जी नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, बस, ठीक है ना। तो सबसे अब इसमें आंतरिक पाचन में हम लोग देखेंगे अमाशय, फिर देखेंगे आंत में, फिर एक बार देखेंगे आंत के बाद खत्म है, और कहाँ रह जाएगा। आंत दो तरह की, छोटी आंत बड़ी आंत, छोटी आंत में जेजनम, ड्यूडनम, इलियम, ठीक है ना, और कोलन, ठीक है ना, यही सब है। तो हमारा आज 1 घंटे का लेक्चर में सॉरी बच्चों, तो बच्चों हम लोग देख रहे थे अमाशय में पाचन देख रहे थे। तो अमाशय में जो ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं जठर ग्रंथि, ठीक है ना। कौन सी ग्रंथि हो गई? जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखो इसमें कौन कौन सी पाई जाती हैं और कौन कौन से लोग होते हैं और क्या काम होता है, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। पहला होता है, पहला बच्चों होता है, ठीक है ना, पेप्सिनोजेन होता है। क्या होता है? पेप्सिनोजेन। मतलब पेप्सिनोजेन का काम क्या होता है, ठीक है ना, पेप्सिनोजेन, ठीक है ना, पहला होता है। और दूसरा होता है प्रोरेनिन, ठीक है। और तीसरा आपका होता है जठर लाइपेज। ये 3 चीज, और एक चौथा होता हमारा, इसको हम लोग नंबरिंग ऐसे करें। पहला हमारा होता HCl, दिखाई दे रहा है, दूसरा पेप्सिन, तीसरा प्रोरेनिन, चौथा जठर लाइपेज, ठीक है ना, देख लेते हैं, दिखाई दे रहा, ठीक है ना। तो HCl, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, जठर लाइपेज, इन सब का काम क्या होता है बच्चों? HCl जो होता है हमारे अमाशय का जो पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये बना देता है 1.6। NCERT है, NCERT का है, NCERT में दिया, अदर बुकों में 2.3, 2.4, लेकिन ओरिजिनल यही सही है, ठीक है ना। तो ठीक, तो ये जो pH मान होता है 1.6 कर देता है अमाशय का। अब जैसे ही pH मान 1.6 होता है, हमारे जो जठर रस है, जठर रस में पाया जाता है पेप्सिनोजेन, और ये पेप्सिनोजेन जैसे ही pH मान होता है, तैसे ये पेप्सिनोजेन जो होता है ना, पेप्सिनोजेन, ठीक है ना, पेप्सिनोजेन, ठीक है ना, ये पेप्सिनोजेन जो होता है ये चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है? पेप्सिन में। किस में चेंज हो जाता है? पेप्सिन में, ठीक है ना। आप लोग कहेंगे सर जी पेप्सिन में चेंज हो गया, ठीक है ना। हाँ, HCl जब pH का मान कितना हो जाता है? 1.6 हो जाता है जब pH मान। अब जैसे ही पेप्सिन हमको मिला, अब कहेंगे सर जी पेप्सिन तब क्या करता है? पेप्सिन जो बच्चों, ये प्रोटीन को, किसको? प्रोटीन को, जैसे कि आप दाल खाते हैं, दाल, ठीक है ना, ये दाल को प्रोटीन जो होता, प्रोटीन को पेंटोज प्लस पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है? पॉलीपेप्टाइड में इसको चेंज कर देता है, प्रोटीन। सर जी प्रोरेनिन जो होता है ये भी HCl के उपस्थिति में रेनिन में चेंज हो जाता है, रेनिन, ठीक है ना। किस में चेंज हो जाता है? रेनिन में चेंज हो जाता है, रेनिन में। अब रेनिन क्या होता है? रेनिन में बच्चों, ठीक है ना, रेनिन में क्या होता है कि ये जो, ठीक है ना, ये जो रेनिन होता है HCl में रेनिन, और रेनिन का काम क्या होता है? रेनिन जो होता है, जो हम लोग दुग्ध पीते हैं, मिल्क, दुग्ध को पचाने का काम कौन करता है? रेनिन करता है। कौन करता है? रेनिन। और किस में चेंज कर देता है? ठीक है ना, किस में चेंज कर देता है बच्चों? किसी को याद है? पैराकैसिटीन में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है? पैराकैसिटीन में चेंज कर देता है, ठीक है ना। प्लस इसमें कैल्शियम भी इस्तेमाल निकलता है, +2 होता है। अब आप लोग कहेंगे सर जी जठर लाइपेज का काम क्या होता है?
तो बच्चों बता दें, जठर लाइपेज जो होता है ये वसा को थोड़ा बहुत पचाता है, पूरा नहीं पचा पाता। वसा मतलब तेल को, ठीक है ना। ये जठर लाइपेज, ठीक है ना, किस में चेंज करता है? ट्राइग्लिसराइड में। किस में चेंज कर देता है? ट्राइग्लिसराइड, हिंदी में लिखा, ठीक है ना। किस में चेंज करता है? ट्राइग्लिसराइड में चेंज कर देता है। ट्राइग्लिसराइड में क्या कर देता है? चेंज कर देता है। क्या? जठर लाइपेज, वसा को जठर लाइपेज ट्राइग्लिसराइड में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है? ट्राइग्लिसराइड में चेंज कर देता है लाइपेज वसा को। वसा को जठर लाइपेज ट्राइग्लिसराइड में चेंज। इतना कहाँ पे पाचन होता है बच्चों? अमाशय में। कहाँ पे पाचन होता है? अमाशय में। ये किसका पाचन है? अमाशय में। और किसके द्वारा? जठर के द्वारा, जठर ग्रंथिया के द्वारा। जठर ग्रंथिया में जठर पाया जाता है, जठर रस। और जठर रस में, किसमें? जठर रस में ये 4 प्रकार की चीजें पाई जाती है। HCl पाया जाता है जठर, अमाशय में जठर रस होता है। क्या होता है? जठर रस। और ये जठर रस में ये 4 तरह की चीजें पाई जाती हैं। पहला HCl जठर रस में, और ये कहाँ निकलता? अमाशय में। कहाँ पे? अमाशय में। और अमाशय में ये जठर रस निकलता है, और ये 4 तरीके से होता है। एक HCl, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और जठर लाइपेज, ठीक है ना। और पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेंटोज प्लस पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है। प्रोरेनिन HCl को रेनिन में चेंज कर देता है। दुग्ध जो होता है, जैसे कि जो हम लोग दूध खाते हैं, उसको पचाने के लिए रेनिन इस्तेमाल होता है, जिसको पैराकैसिटिन में चेंज कर देता है। जठर लाइपेज जो होता है वसा को जठर लाइपेज ट्राइग्लिसराइड में चेंज कर देता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम आप लोगों को बता दें, आप लोग चाहे एक थाली खा लीजिए, चाहे एक रोटी खा लीजिए, चाहे 10 रोटी खा लीजिए, आप लोगों के शरीर में ये अमाशय में सिर्फ 3 से 4 घंटा रहने वाला। मतलब कि 3 से 4 घंटे में अमाशय से इसको आज़ाद कर दिया जाता है। मतलब कि 3 से 4 घंटा में इसकी कहानी खत्म है, और ये नहीं रह पाता है। क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि कितना देर अमाशय में रहेगा, ठीक है ना। जितना काम करना होता है 3 से 4 घंटे में ये लोग अपना काम कर लेते हैं, ठीक है ना। और 3 से 4 घंटा के बाद, ठीक है ना, ये चले जाते हैं छोटी आंत में। कहाँ चले जाते हैं? छोटी आंत में। और छोटी आंत में ये लोग अपना काम करते हैं, अपनी प्रक्रियाओं को देते हैं, देखते हैं। फिर ढेर सारी चीज़ें होती हैं। कोरोना बहुत तेज फैल रहा है, तो कृपया करके सभी के सभी लोग अपने मास्क को पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रहें, ठीक है ना। टीचरों को रोग ना फैलाएं, नहीं तो आपके क्लास बंक हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, हमारी तबीयत देखो खराब हुई है, ठीक है ना, बच्चों की वजह से। तो हमारे माउथ में, मतलब हमारे अमाशय में 3 से 4 घंटा तकले ही क्या करता है? ये रहता है, ठीक है ना। तो इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग जानते हैं बच्चों कि आंत जो होता है 2 तरीके से पाया जाता है। आंत एक होती है हमारी छोटी आंत, और एक हमारी होती है बड़ी आंत। तो जो हमारी छोटी आंत होती है, ठीक है ना, छोटी आंत जो होती है, वो छोटी आंत में हम लोग जानते हैं 3 तरह से होते हैं। ग्रहणी, जिसको हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्रहणी में देखेंगे क्या क्या पाचन होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग हेडिंग डालेंगे छोटी आंत। कौन सी आंत डालेंगे हेडिंग? छोटी। तो छोटी आंत में हम लोग देखेंगे क्या क्या होती है। तो बच्चों आप लोग यकृत तो देखे ही होंगे, यकृत ग्रंथिया का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है ना। एक इस बगल इस तरीके से यकृत आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। इस तरफ डायफ्राम होता है, इस तरफ आपका वक्ष होता है, वक्ष, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ जे शेप्ड का
जे शेप्ड का जो आपका स्टमक होता है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये जो आपका जहाँ पे जो सीने की हड्डी जो होती है ख़त्म होती है, ठीक है ना, इसके नीचे आपका डायफ्राम होता है, इसके नीचे ही आपका इस साइड में यकृत पाया जाता है। ये क्या है? यकृत है। और ये क्या है आपका? जे शेप्ड का इस तरीके से यहाँ पे आता है और इस तरीके से यहाँ पे अमाशय जो होता है ख़त्म हो जाता है। और ये अमाशय के बाद हमारा ये सी शेप्ड का, कौन से शेप का? सी शेप का। सी शेप का आपको देखने के लिए मिल जाता है, क्या मिल जाता है? ड्यूडेनम। अब जैसे ही आप सी शेप का ड्यूडेनम, उसके बाद इस तरीके से आप पेट में देखते ही हैं, ठीक है ना, पाया जाता है। तो हम छोटी आंत के ड्यूडेनम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? छोटी आंत के ड्यूडेनम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस ड्यूडेनम में, ठीक है ना, यही हमारा ग्रहणी, और इस ग्रहणी में आप लोग इस तरीके से, ठीक है ना, देखते ही हैं इस तरीके से। इसको हम लोग बोलते हैं अग्नाशय, अग्नाशय, ठीक है ना। और ये यकृत होता है। यकृत में यहाँ पे कुछ इस तरीके से आकर के आपको यहाँ पे, और ये जो होता है आकर के यहाँ पे ऐसे एक नस होती है जो आकर के यहाँ पे मिलती है, और ये अग्नाशयी रस वाला भी जो होता है यहीं आकर के मिलता है। तो जो यकृत होता है ये पित्त रस निकालता है। कौन सा रस निकालता है? इसमें जो पाया जाता है, कौन सा रस पाया जाता है? पित्त रस पाया जाता है, पित्त रस। और इसमें पाया जाता है अग्नाशयी रस पाया जाता है, ठीक है ना। और ये हमारा आंत है। तो आंत में, आंत की दीवारों में पाया जाता है आंतरी रस। कौन सा रस? आंतरी रस। पित्त रस, अग्नाशयी रस, आंतरी रस सब इसी में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? हमारी छोटी आंत ग्रहणी में ही आते हैं ये तीनों रस। अब ये तीनों रस मिल करके जब अमाशय ने अपना काम ख़त्म किया 4-5 घंटे में, तो ये जितने भी इसमें से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे, जितना भी पाचन वाचन हुआ सब यहाँ पे है। अब तेल का जो होता है पाचन नहीं हो पाता। ये जो पित्त रस होता है ना, ये आकर के इसमें गिरना स्टार्ट कर जाता है। अब जब आकर के इसमें गिरना स्टार्ट कर जाता है अग्नाशयी रस के साथ, तो आप लोग कहेंगे सर जी आखिर पित्त रस का काम क्या होता है? बच्चों, आपने कभी कहीं पे भी किसी के वहाँ या कभी भी रिश्तेदारी या गेस्ट में किसी का ही अगर पथड़ी का नाम सुने होंगे, तो यहाँ पे देखे होंगे कट मारा जाता है, और यहाँ से पित्त रस को क्या कर लिया जाता है? पित्त रस का जो मशीन होता है, मतलब पित्ताशय जो होता है, उसको क्या कर दिया जाता है? यहाँ से निकाल लिया जाता। अब जैसे यहाँ से पित्त रस को निकाल लिया था, तो कहा जाता है कि भैया आप तो तेल को बहुत कम खाइएगा। आप लोग सुने होंगे। अब तेल कम खाने का मतलब ये हो गया ऑयली चीज़, पित्त रस खत्म, गया, डायरेक्ट जोड़ दिया गया कनेक्शन। कभी भी लाइट आ रही है, कभी भी लाइट जा रही है, तो मतलब पित्त रस जितना बन रहा है सब ड्यूडेनम में पहुंच रहा है। पहले क्या था, जब तेल आ रहा था तभी पित्त रस यहाँ से अपने रस को निकाल करके ऑयल को पचाने का काम कर रहा था। लेकिन जब ऑपरेशन हो गया, पथड़ी हो गई ना, तो क्या हुआ? सर जी खजुआ नहीं रहे, ऐसा मत सोचना, बता रहे हैं यहाँ पे पाया जाता है खुजली, खुजली, ठीक। पित्त रस, खजुआना, पित्त रस जो होता है, ठीक है ना, ये पित्त रस जब समय मिलता था तभी निकलता था। लेकिन अब क्या है, ये जब काट करके निकाल दिया गया ना, तो डायरेक्ट ऐसे आता रहता है। तेल आएगा तो पचाएगा, नहीं आएगा तो नहीं पचाएगा, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, ज़्यादा निकल रहा है, कुछ भी निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये काम क्या करता है, जैसे ही ये ऑयल को देखता है पित्त रस, इसके ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद, जैसे कि इतना बड़ा गोला है तेल का, इसको अटैक करने के बाद इसको जानते हो क्या कर देता है? जब इस पे पित्त रस काम कर लेता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। और इसमें ये ऐसे सॉरी बच्चों, इसमें जो होता है ये पित्त रस जो होता है, ऐसे छोटे छोटे पार्टों में क्या होता है, टूट जाता है।
ये तेल है, इसको हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। अब जैसे इमल्सिफिकेशन हुआ तो तेल को क्या किया उसने, तोड़ करके छोटे छोटे भागों में बदल दिया, ठीक है ना। फिर तरस मिल करके इमल्सिफिकेशन कर दिया बच्चों, ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इमल्सिफिकेशन कर दिया। अब जैसे ही इमल्सिफिकेशन हुआ तैसे ही इस इमल्सिफिकेशन वाले चीज पर, ठीक है ना, आ जाता है लाइपेज। जठर लाइपेज था, यहाँ पे आंत में पाया जाने वाला लाइपेज होता है। अब ये लाइपेज जो वसा है, एक तरह से वसा है, ठीक है ना, वसा को लाइपेज ने चेंज करना स्टार्ट कर देता है। हम लोग जानते हैं कि जो वसा होता है, ठीक है ना, वसा को, ठीक है ना, लाइपेज या स्ट्रेप्टोसिन वसी अम्ल या फिर ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है? वसी अम्ल, ठीक है ना, या फिर किस में चेंज कर देता है? ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। तो ये पितरस का काम हुआ। पितरस ने तेल को देखा, उसको तोड़ करके छोटे छोटे पार्टों में वसा का एक तरह से इमल्सिफिकेशन किया, और लाइपेज जो होता है वसी अम्ल और पितरस का एक काम है बस, और ज़्यादा हमको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। अग्नाशयी रस में क्या होता है? अग्नाशयी रस का काम क्या होता है, ठीक है ना। अग्नाशयी रस महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये एक तरह से पाचक एंजाइम होता है बच्चों। अग्नाशयी रस दो तरह से काम करता है, एक इंडोक्राइन, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं और जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड की बात नहीं कर रहा है। तो किस चीज की बात कर रहा है? तो अब आप लोग सोचेंगे कि सर पितरस का काम आपने बता दिया। हाँ, पितरस का सिर्फ एक ही काम होता है, तेल को देखा, इमल्सिफिकेशन किया, छोटे छोटे पार्टों में इसको तोड़ दिया। तो कहेंगे सर जी अग्नाशय रस में क्या पाया जाता है और उसका क्या काम होता है? तो बच्चों बता दें हम आपको, अग्नाशय रस में क्या क्या पाए जाते हैं। प्रोटीन को पाचक, क्या होता है? प्रोटीन को पाचक करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है ना। कौन से पाए जाते हैं? प्रोटीन को पचाने वाले, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले, ठीक है ना। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं, जो भी हम लोग यहाँ पे बनाए थे, ठीक है ना, ठीक है ना, अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं। तो कहेंगे कि सर ये अग्नाशयी रस में आप सीधे सीधे एक हमको बात बताइए, टोटल लिस्ट दे दीजिए हमको, क्या क्या अग्नाशयी रस में पाया जाता है। सही बात आपने कहा, लिस्ट आपको हम प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं मतलब, ठीक है ना, क्या क्या पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है ट्रिप्सिन, ठीक। दूसरा, पहला क्या पाया जाएगा? ट्रिप्सिन। दूसरा क्या पाया जाएगा? काइमो ट्रिप्सिन। क्या पाया जाएगा? दूसरा क्या पाया जाएगा? काइमोट्रिप्सिन। तीसरा पाया जाएगा एमाइलेज। क्या पाया जाता है? एमाइलेज। फिर से लिखते हैं, मिटा करके नहीं चल रहा है। पहला होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है काइमोट्रिप्सिन, तीसरा कोई बताए? तीसरा होता है एमाइलेज।
चौथा होता है वसा को पचाने वाला एंजाइम जो होता है लाइपेज। ये सब किस में पाए जाते हैं? अग्नाशयी रस में ये सब पाए जाते हैं। पित्तरस, अग्नाशी रस, आती रस। पित्तरस, अग्नाशी रस। मिटाने के बाद भी आप लोगों को दिख रहा है क्या? नकल कर रहे हैं। तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये 4 तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं। तो आप कहेंगे कि सर जी ये ट्रिप्सिन कहाँ से आता है और कैसे हमको मिला? ठीक है ना। तो बच्चों क्लास 11th का डिस्कशन टॉपिक है, मैं सिर्फ आप लोगों को मोटी मोटी बातें बता देना चाहता हूँ। जो ट्रिप्सिन होता है ये प्रोटीन को पचाने में इस्तेमाल होता है। किसको? प्रोटीन को। प्रोटीन को। काइमोट्रिप्सिनोजेन जो होता है बच्चों, ठीक है ना, ये भी प्रोटीन को पचाने में इस्तेमाल होता है। ठीक। एमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट, जो बचा कुचा कार्बोहाइड्रेट है हमारे और माउथ में नहीं पचा, तो कार्बोहाइड्रेट मतलब पूरा यहाँ पे खत्म कर देगा। कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज, कौन सा? एमाइलेज ग्लूकोज में चेंज कर देता है। जो भी कुछ भी रहेगा कार्बोहाइड्रेट, शर्करा फरकरा जो भी रहेगा सब चीज़, शर्करा एक तरह से कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को चेंज कर देता है। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट्स को चेंज कर देता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, हमारे लिए क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, एनर्जी के सोर्स में। काइमोट्रिप्सिन पूरी तरीके से प्रोटीन को अमीनो अम्ल में चेंज कर देती है। काइमोट्रिप्सिन, देखो ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को पेंटोज, किसमें? पेंटोज में चेंज कर देता है। पेंटोज प्लस पॉलीपेप्टाइडेज में, पॉलीपेप्टाइडेज में। और जो काइमोट्रिप्सिन होता है, ठीक है ना, ये भी प्रोटीन को ही चेंज करता है। किसमें? पॉलीपेप्टाइडेज में। लाइपेज जो होता है, जो वसा को हम लोगों ने तोड़ा है, किसके द्वारा? बाइल के द्वारा। तो बाइल के द्वारा जो हम लोगों ने तेल को तोड़ा है बढ़िया से, उसको क्या करेगा लाइपेज, मतलब हम लोग इसको बोलते हैं इमल्सीकृत वसा। अरे याद करो, जो छोटे छोटे अभी हम लोगों ने पूरे तेल को तोड़ करके छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया है, तो लाइपेज क्या करेगा इसको? लाइपेज जो होता है इसको बदल देता है। किसमें बदल देता है? लाइपेज वसी अम्ल में, ग्लिसरॉल में। ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ों में चेंज कर देता है। ये डाइजेशन था हम लोगों को देखा जाए। और एक और होता है जो छूट रहा था, आप लोगों को बता दें, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल का मतलब हुआ डीएनए या आरएनए, चाहे प्लांट का खाना या किसी में आरएनए भी डीएनए भी, ये 2 चीज़ें पाई जाती हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लिएज, कैसा? न्यूक्लिएज किस में चेंज कर देता है? छोटे छोटे पार्ट में चेंज कर देता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोसाइडेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइडेज में हम लोग इसको क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। तो न्यूक्लिएज जैसे कि डीएनए आरएनए सेल के अंदर पाया जाता है, तो इसको हम लोग किस में चेंज कर देते हैं? न्यूक्लियोसाइडेज में चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना।
और अब हम लोग देखेंगे आंत के द्वारा क्या पाचन होता है। तो हम लोगों ने जठर रस हम लोगों ने वसी बाइल बाइल रस को हम लोगों ने देखा। बाइल का मतलब होता है, ठीक है ना, कि पित्त रस के बारे में हम लोगों ने देख लिया। और दूसरा जो चीज था हम लोगों का अग्नाशयी रस में भी हम लोगों ने देख लिया। और इसके बाद हमारा आखिरी पाचन की कहानी आती है, और वो आती है आंती रस। अभी तकले जितने भी हम लोगों ने पाचन किया है और जो भी टूट टूट करके बदला है, फाइनल पाचन कौन करता है? आंती रस। मतलब कार्बोहाइड्रेट चेंज हुआ है जिसमें भी, अब वो कार्बोहाइड्रेट मतलब कोई भी एंजाइम है, किसी भी चीज को पचाना है तो आंत का एक फंडा है। कहेंगे सर जी कौन सा फंडा है? एक ही फंडा है और वो भी बहुत सिंपल फंडा है। जैसे कि अगर हमको किसी भी चीज को पचाना, जैसे सुक्रोज को पचाना है तो सुक्रोज के लिए एंजाइम आएगा सुक्रेज, एज शब्द लगा देंगे। लैक्टोज को पचाना है तो लैक्टोएज, मतलब सब में हमको एज शब्द जोड़ देना है जिसको भी पचाना है, ठीक है ना। और आंती रस में अगर हम लोग देखें तो प्रोटीन और इन सब चीज़ों को हम लोग पचाएंगे। तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में सुक्रोज को पचाना है, किसको पचाना है? कार्बोहाइड्रेट में सुक्रोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है सुक्रोज। सुक्रोज को अगर पचाना है तो सुक्रेज एज नाम का जो एंजाइम आएगा सुक्रेज जो होता है इसको किस में बदल देता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदल देता है। किसमें चेंज कर देता है? फ्रक्टोज में। फ्रक्टोज। सुक्रोज के बाद आता है आपका लैक्टोज, दूध वाला जो बदला हुआ है, दूध वाला जो मीठा था। तो लैक्टोज के लिए क्या आएगा? लैक्टोएज, लैक्टोज, ठीक है ना। तो लैक्टेज आएगा, लैक्टेज जो होगा लैक्टोज को इसमें चेंज कर देगा ग्लूकोज ग्लैक्टोज में। किसमें चेंज कर देगा? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। ग्लैक्टोज में अदग है, पूरा ग लिख देता है। ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ग्लैक्टोज हो गया। इसके बाद हम लोगों का आता है मल्टोज। क्या आता है? मल्टोज। मल्टोज को पचाने के लिए मल्टेज नाम का एंजाइम आएगा और मल्टेज को चेंज कर देगा, ठीक है ना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। किस में चेंज कर देगा? ग्लूकोज, फिर क्या? 2 ग्लूकोज बनाता है, ठीक है ना, मल्टोज को। अब दूसरा, ये तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। दूसरा मीठा वाला चीज, वसा मतलब तेल का। तेल में पॉलीपेप्टाइड जो था हमारा लास्ट में टूटा था, ठीक है ना। मतलब कि वसा जो था हमारा, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में आखिरी बार वही चेंज होता है। वसा जो होता है, ठीक है ना, वसा जो हमारा होता है वो क्या होता है कि आंती लाइपेज, मतलब एक तरह से आंत में निकलने वाला जो होता है, सॉरी बच्चों, आंती लाइपेज जो होता है ये क्या कर देता है? किसमें चेंज कर देता है? बताओ। सही बोला, वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। वसी अम्ल और प्लस किस में चेंज करता है? ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है, ठीक है ना, ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है, ठीक है ना, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। और तीसरा हमारा आ जाता है, ठीक है ना, पॉलीपेप्टाइड्स, मतलब कि पॉली, जो प्रोटीन को हम लोगों ने चेंज किया था, किसमें चेंज कर दिया था? पॉलीपेप्टाइड्स में, पेप्टाइड में। तो पॉलीपेप्टाइड को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पॉलीपेप्टाइड में
ठीक है ना। इरेप्सिन या फिर पॉलीपेप्टाइडेज नाम का एंजाइम आता है, पॉलीपेप्टाइडेज नाम का एंजाइम आता है और इसको चेंज कर देता है अमीनो अम्ल में। किस में चेंज कर देता है? अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है, ठीक है ना। और एक आखिरी आता है जो न्यूक्लिक अम्ल था, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, था ना। तो न्यूक्लियोटाइड को पचाने के लिए न्यूक्लियोटाइडेज आता है। क्या आता है? न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक है ना। क्या आता है? न्यूक्लियोटाइडेज। आधा का है न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइडेज, टाइडेज नामक एंजाइम जो होता है, इस न्यूक्लियोटाइडेज नाम का एंजाइम जो होता है, इसको किस में चेंज कर देता है? न्यूक्लियोसाइडेज प्लस फास्फेट में चेंज कर देता है। किसमें? न्यूक्लियोसाइडेज प्लस किस में चेंज कर देता है? फास्फेट में। और न्यूक्लियोसाइडेज नाम का एक एंजाइम आएगा, ठीक है ना। और उसको साइडस, इसको बोलते हैं, साइडेज नहीं बोलेंगे, साइडस, क्योंकि साइडेज लग जाएगा तो एंजाइम हो जाएगा। साइडस जो होता है इसको किस में चेंज कर देता है? अब फिर आएगा न्यूक्लियोसाइडस, लिख लो रिएक्शन। न्यूक्लियोसाइडस को न्यूक्लियोसाइडेज किस में चेंज कर देगा? नाइट्रोजनी क्षार में, और प्लस किस में चेंज कर देगा? शर्करा में, ठीक है ना। तो ये हमारा था कंप्लीट पाचन। यहाँ पे पाचन होकर के एब्जॉर्बेशन हो जाएगा, और एब्जॉर्बेशन होने के बाद ये मनुष्य के शरीर में आवश्यकता अनुसार हर जगह ट्रेवल कर लेगा। तो आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम लोग देखा जाए, वस लिख गया है, वसा कर लेना, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग देखा जाए, ठीक है ना, इसके बाद अगर हम लोग देखा जाए तो एक हम लोगों का विशेष प्रकार का टॉपिक आता है, ठीक है ना। और उस टॉपिक को अगर हम लोग कवर किया जाए तो देखो, इंजेक्शन हो, अंतःग्रहण हो गया, और दूसरा क्या हो गया? पाचन। इसके बाद क्या आ जाएगा? पाचन के बाद अवशोषण। क्या आता है? अवशोषण। तो आप लोग कहेंगे कि सर आप अगला टॉपिक अवशोषण ही पढ़ाने वाले हैं, तो एकदम सही आप लोग पकड़ रहे हैं। इसको हेडिंग डाल। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है अंतःग्रहण, पाचन। इसके बाद क्या कहा है? भोजन का मतलब जो पचा हुआ भोजन था उसको हम लोग क्या करेंगे? अवशोषण करेंगे। क्या करेंगे? अवशोषण, मतलब उसको अब हम लोग सोख लेंगे, अवशोषण कर लेंगे उस टॉपिक। एक मिनट। अब अवशोषण कहाँ पे होगा? आंत में होता है। और आंत में आप लोगों को फिंगर लाइक ऐसी स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। कहेंगे सर कैसे? तो आप लोगों को दिखा दें। देखा बच्चों? इसमें जितना भी चीजें आपको दिख रही हैं, ठीक है ना। तो इस फिगर में आप लोगों को बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, जैसे कि श्लेष्मा, चूसक कोशिकाएं, अमीनो अम्ल व ग्लूकोज, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल, और सीरा जालक, सीरा धमनी, लसिका वाहिनी, अक्षीर वाहिनी, वसाम्ल, ग्लिसरॉल। क्या होता है? इसके ऊपर छोटे छोटे इस तरीके से आपको माइक्रोविलाई बोलते हैं, और ये जो पूरा उठा हुआ भाग है इसको विलाई बोलते हैं। इसमें आप लोग इस तरीके से वेन्स, नस, इस तरह से आप लोग सेल देख रहे होंगे।
ठीक है ना। ये मेजर वेन होता है, जा करके मेन धमनी में मिलता है, क्लास 11th का टॉपिक है। तो हमको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि भोजन पचने के बाद अवशोषण होता है, और किसके द्वारा होता है? विलाई के द्वारा, जिसको हम लोग रसांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसांकुर। और पाचन होने के बाद ये हमारे नस में चला जाता है, हमारा जो खून होता है, ब्लड वेसल्स होता है, उसमें चला जाता है। ठीक है ना। कहाँ चला जाता है? जहाँ पर मतलब ज़रूरत चीज़ें होती हैं वहाँ पे चला जाता है। ठीक है ना। हम लोगों ने बताया है कि ये जो हमारा होता है, ये बड़ा वाला जो आप लोग दिख रहा है, इसी को हम लोग विलाई बोलते हैं। छोटे छोटे जो निकला है माइक्रोविल आंत में पाया जाता है। अवशोषण होने के बाद होता है स्वांगीकरण। क्या होता है? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब होता है जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे भोजन को पहुँचाना। और इसके बाद होता है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण जो होता है हम लोग, ठीक है ना, बहिक्षेपण, ठीक है ना। बहिक्षेपण जो होता है लास्ट में हम लोग, जब भोजन नहीं पचता है तो हम लोग क्या कर देते हैं? मनुष्य की गुदाद्वार द्वारा, किसके द्वारा? लास्ट में जो हम लोग देखे थे, गुदाद्वार द्वारा क्या होता है? भोजन का खत्म हो जाता है। और आप कहेंगे सर जी ये अवशोषण के बारे में बताइए। हकीकत बताएं तो अवशोषण आप लोगों के पेपर में आने वाला नहीं है, और ये हाई स्कूल लेवल से थोड़ा सा ऊंचे उड़ जाता है। फिलहाल साइड बुकों में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन फिलहाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है अवशोषण। क्लास 11th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बस हाँ, इतना आप जानें कि विलाई और माइक्रो विलाई के द्वारा भोजन का जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण हो जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं ना थ्योरेटिकल बातें कर रहा हूँ, बस सिर्फ कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोगों को मतलब जो कंसेप्ट है बेहतर ढंग से समझ में आ रहा है, इस चीज़ को रिस्पॉन्स में आप लोग कमेंट करके बताएं। जो सुधार करना है मैं आप लोगों के लिए बेहतर और सुधार कर सकता हूँ। आप लोग सपोर्ट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, लाइक करेंगे और अपने फ्रेंडों के पास शेयर करेंगे, तो आपके फ्रेंड, आपके दोस्त सभी लोग कमेंट करेंगे। और वो कमेंट जो होता है हमारे लिए एक बेहतर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता है कि आपको और बेहतर ढंग से हम समझा सकें, और भी बेहतर ढंग से हम चीज़ों को ला सकें। ठीक है ना। और जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा हमको अच्छा लगेगा, और हम और भी बेहतर ढंग से इसको, ये टॉपिकें हो चुकी हैं, ये कंप्लीट है। स्वांगीकरण मतलब जहाँ पे हमारे शरीर में जैसे कट गया तो भोजन का अवशोषण किए, जैसे कि दवा को भी हम लोग विलाई और इसी के द्वारा सोखते हैं, तो जहाँ पे ज़रूरत होता है वहाँ पे इस्तेमाल होना एक तरह से क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। और कुछ है नहीं, बहिक्षेपण अवशोषण है, जो कि आप अपने बुक में भी NCERT में देख सकते हैं, कहीं पे मिलने वाला नहीं है, बस थोड़ा बहुत इतना ही बताया है। और आप साइड बुक में देख रहे होंगे, जो कि मैंने आपको प्रेफर किया है, बताया है, उस बुक को आप देखते रहिए और समझते रहिए, और कुछ खास है नहीं। और इस लेक्चर के ख़त्म होने के साथ साथ मैं आपका टेस्ट रखूँगा। ठीक है ना। अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को लास्ट आज देख लिया तो कल आपका जो होगा इसका टेस्ट होगा। तो कृपया आप लोग बेहतर ढंग से पढ़ करके बेहतर ढंग से तैयार कर लें, और आपका जो टेस्ट हो जाए और आप अच्छे नंबर गेन करें, यही एक तरह से हमारी कल्पना है। और आप आगे बढ़ते रहें और भी अपने जीवन में कामयाबियाँ को लेते रहें। ठीक है ना। एक अच्छे नागरिक और एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छे माँ बाप के संस्कारी बेटे, यही बने रहें आप। बाकी दुनिया में निगेटिविटियाँ बहुत हैं, हमको निगेटिव चीज़ों को नहीं पकड़ना, हमको पॉजिटिव चीज़ों को पकड़ना है। और कोशिश यही रहे हमेशा कि आप बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है ना। देखो, खाना सोना ये सब ज़िंदगी भर का खेल है। ठीक है ना। और ये होता रहता है। ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा आता है जय प्रक्रम में पोषण हो गया, और इसके बाद जय प्रक्रम में ही हमारा NCERT के अनुसार दूसरा आएगा श्वसन। तो श्वसन हम लोग 1 से 2 लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। श्वसन को 1 से 2 लेक्चर लगेगा। ठीक है ना।
और जिसमें हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। और 2 लेक्चर बहुत ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल लगेगा, श्वसन को 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। और श्वसन के बाद हमारा आता है संवहन। तो संवहन भी हम लोग 2 ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। और फिर आ जाएगा हम लोगों का तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र भी 2 लेक्चर में कवर कर लेंगे। और इसके बाद हम लोगों का आ जाएगा रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग जनन बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो जनन होगा हम लोगों का एक बेहतर टॉपिक हो सकता है। और थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, तो सिर्फ कीप क्वाइट। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे प्रमोट करें। तबीयत ख़राब है सर का, ठीक है ना। आपका एक लाइक और एक कमेंट, एक सब्सक्राइब हमारे लिए और अच्छा प्रोग्राम बनाएगा, और मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर यू।